हेलो एवरीवन, आई एम नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर की। इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया था क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर। अब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लस्टर बी पर्सनालिटी डिसऑर्डर और क्लस्टर सी पर्सनालिटी डिसऑर्डर, और इसके ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। टॉपिक इस वीडियो में हम फिनिश कर देंगे। ओके, जैसा कि हमने क्लस्टर ए पर्सनालिटी डिसऑर्डर में पढ़ा था कि ऑड थिंकिंग एंड एसेंट्रिक बिहेवियर होता है, मीन्स कि अनयूजुअल लिविंग और ईटिंग हैबिट्स होती है इस पर्सनालिटी डिसऑर्डर में, एंड नॉट इंटरेस्टेड इन द ओपिनियन ऑफ और कंपनी ऑफ अदर्स। मिसचिवियस सेंस ऑफ ह्यूमर होता है इन दीज पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। ओके, तो अब हम बात करेंगे क्लस्टर बी पर्सनैलिटी की। तो क्लस्टर बी पर्सनैलिटी के जो होते हैं डिसऑर्डर होते हैं, सिम्टम्स होते हैं, ड्रामेटिक एंड इरेटिक बिहेवियर होता है, मीन्स कि अ मेंटल पेशेंट हु बिहेव इन अ वाइडली अनप्रिडिक्टेबल मैनर्स में, हैप्पी एंड काइंड 1 minute एंड एंग्री एंड शाउटिंग द नेक्स्ट। ओके, तो इस टाइप का बिहेवियर होता है क्लस्टर बी में। और क्लस्टर सी है सीवियर एंग्जाइटी एंड फियर, मीन्स कि एंग्जाइटी इज़ अ फीलिंग ऑफ फियर, ड्रेड एंड अनईजीनेस। फॉर एग्जांपल, यू माइट फील एंग्जियस when faced with a difficult problem at work, before taking a test or before making an important decision. ठीक है, these type of anxiety and fear came in क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ये बहुत ज़्यादा जब सीवियर होता है तभी होता है। ठीक है, ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो चलिए क्लस्टर बी और क्लस्टर सी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को हम डिस्कस करते हैं। उससे पहले अगर मेरी वीडियो लाइक कीजिएगा अगर पसंद आए तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लस्टर बी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में, जिसमें फर्स्ट है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इस टाइप की पर्सनैलिटी में क्या होता है कि डिसऑर्डर में कि मूड स्विंग बहुत ही ज़्यादा होता है, जिससे इनकी फीलिंग्स जो है वो दूसरे के लिए बहुत जल्दी चेंज होने लगती है। एक्सट्रीमली कभी बहुत ज़्यादा क्लोजनेस हो जाती है रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा कभी डिसलाइक करने लगते हैं रिलेशनशिप में। ठीक है, तो जिसकी वजह से अनस्टेबल रिलेशनशिप होता है और इमोशनल पेन इनको फेस करना पड़ता है। तो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी के कुछ सिम्टम्स हैं, हम उसको देख लेते हैं। इस टाइप के पर्सनैलिटी का जो पैटर्न होता है, इंटेंशन एंड अनस्टेबल इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होता है। इंटरपर्सनल रिलेशनशिप मीन्स कि एक बच्चा का एक पेरेंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप हो सकता है, एक सोसाइटी का एक पर्सन के साथ क्या रिलेशनशिप हो सकता है, एक पर्सन का अपने नेशन के साथ क्या रिलेशनशिप होता है। ये सारे जो रिलेशनशिप है ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप होते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा चेंज होते हैं। आइडियलाइजेशन एंड डिवैल्यूएशन होता है। आइडियलाइजेशन मतलब कि पर्सन बहुत ही ज़्यादा पुट ऑन अ पेडिस्टल, मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा एडमायर चाहता है किसी से। ठीक है, डिवैल्यूएशन का मतलब क्या है कि बहुत ही ज़्यादा दूसरों को लेकर नेगेटिविटी क्वालिटीज़ आ जाती हैं जब उनको एडमायर नहीं मिलता है दूसरों से। ठीक है, आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस होती है। आइडेंटिटी डिस्टर्बेंस में मतलब कि उनका जो ड्रामेटिक शिफ्ट इन सेल्फ इमेज इन टर्म ऑफ शिफ्टिंग वैल्यूज़, जैसे सेक्सुअल आइडेंटिटी, टाइप्स ऑफ फ्रेंड, वोकेशनल गोल्स, इन सारी चीज़ों में इनको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इम्पल्सिव इन एटलीस्ट 2 areas दैट आर पोटेंशियल हार्मफुल, जैसे कि बहुत ज़्यादा सुसाइडियल थॉट्स आना। ठीक है, बहुत ही क्रेविंग होना, जैसे कोई एडमायरेशन की बात मैंने की, अगर कोई अटेंशन नहीं मिल रहा है तो उसकी वजह से ट्रिगर हो जाता है, तो वो ईटिंग डिसऑर्डर बहुत ही ज़्यादा, बीइंग डिसऑर्डर की हमने बात की थी, ईटिंग डिसऑर्डर की, उस टाइप के डिसऑर्डर भी इसमें डेवलप हो जाते हैं। रिपीटेड सुसाइडल बिहेवियर और थ्रेट्स और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड कट्स और बर्न। ठीक है, सिग्निफिकेंट टू सर्टेन चेंजेस इन मूड एंड ऑब्जर्वेबल इमोशंस, इसकी बात हमने की। क्रॉनिक फीलिंग्स ऑफ
इम्पटीनेस। क्रॉनिक फीलिंग्स मतलब होता है एक फीलिंग ऑफ डिसकनेक्शन फ्रॉम बोथ सेल्फ एंड अदर्स, ठीक है, जिसकी वजह से उनको इम्पटीनेस फीलिंग होती है। इनएप्रोप्रिएट इंटेंस एंगर और डिफ़िकल्टी कंट्रोलिंग एंगर। तो इस टाइप की पर्सनालिटी जो बॉर्डर लाइन पर्सनैलिटी होती है, ये सारे सिम्टम्स इनके अंडर में पाए जाते हैं। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं, एंटी सोशल पर्सनैलिटी, ठीक है, डिसऑर्डर। इस टाइप की पर्सनैलिटी जो होती है वो डिसरिगार्ड फॉर अदर पीपल, मतलब कि जो डिसरिगार्ड द फीलिंग, प्रॉपर्टी एंड अथॉरिटी ऑफ अदर्स, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा कभी कभी ये वायलेंट एंड एग्रेसिव बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की जो पर्सनैलिटी होती है शो सिम्टम्स इन चाइल्डहुड बट द कंडीशन कांट बी डायग्नोज्ड अंटिल एडल्सेंस और अडल्टहुड, क्योंकि चाइल्डहुड में नॉर्मली अगर बच्चा गुस्सा होता है तो वो एक स्टेज का प्रोसेस समझ लिया जाता है, बट धीरे धीरे वो चीज़ें जब बढ़ने लगती हैं तब उसको डायग्नोस किया जाता है। तो सिम्टम्स क्या है इसके? सिम्टम्स है कि बहुत ही ज़्यादा डिसाइडफुलनेस मीन्स कि रिपीट करना, बहुत ज़्यादा झूठ बोलना, कुछ ऐसे काम करना जो एज अ क्रिमिनल उसको फोर्स कर रहे हो, ठीक है। कॉनिंग अदर फॉर पर्सनल प्रॉफिट और प्लेजर, मतलब कॉनिंग मीन्स कि अपने फ़ायदे के लिए दूसरों से झूठ बोलना, ठीक है। इस टाइप की जो सिम्टम्स होते हैं वो डेवलप होने लगते हैं। इररिस्पॉन्सिबिलिटी, हॉस्टाइलिटी, मैनिपुलेटिवनेस, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट करना अपने फ़ायदे के लिए, रिस्क टेकिंग बिहेवियर, एग्रेशन, बहुत ही ज़्यादा एग्रेशन होना, ये सारी चीज़ें, ये भी जो हैं इम्पल्सिटी, इरिटेटिबिलिटी और लैक ऑफ रेस्ट्रेंट, ये सारी सिम्टम्स होते हैं, बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अब मूड में क्या, एंगर, बोर्डम और जनरल डिसकंटेंट। ऑल्सो कॉमन जो एक सिम्टम्स है फिजिकल सब्सटेंस डिपेंडेंस और सब्सटेंस अब्यूज़। इसको हम ना एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक पर्सन है 46 ईयर ओल्ड, वो डाइवोर्स्ड है और करेंटली अनएम्प्लॉयड है। ही वर्क फॉर मोस्ट ऑफ हिज अडल्ट लाइफ एंड एट वन टाइम ओन्ड अ बिजनेस, बट उसकी जो हिस्ट्री है वो अनस्टेबल रिलेशनशिप की है and has been violent towards his wives and his children. He experiences a period of range and frequent fighting. Usually the fights are verbal but occasionally they are physical. When a neighbor spoke to him rudely, he seriously wounded his neighbors. He is in prison at this time, मतलब कि वो इस टाइम पे जो है वो जेल में है। इस टाइप के जो केस होते हैं, जो सिम्टम्स होते हैं वो एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंडर में आते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। ओके, इस टाइप के जो पर्सन होते हैं हैज़ इन्फ्लेटेड सेंस ऑफ सेल्फ इम्पोर्टेंस, अपने आप को बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। ये जनरली फाउंड होता है मोर कॉमनली इन मैन। तो द कॉज इज़ अननोन बट लाइकली इन्वॉल्व्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ऐसा देखा जाता है कि कुछ फैमिलीज़ में कि जो मैन है वही सारे डिसीज़न लेते हैं, फीमेल्स का उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता है। अगर ऐसा कुछ होता है तो बहुत ही ज़्यादा वो एग्रेसिव होते हैं, और वो किस तरीके से आता है, या तो वो जेनेटिक होता है, उन्होंने चाहे तो देखा होता है पहले, या एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो जो कि बहुत ज़्यादा एक्सेस में डेवलप हो जाते हैं, जिससे ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर डेवलप हो जाता है। तो इसके जो सिम्टम्स है वो हम देख लेते हैं। सिम्टम्स है इसका ग्रैंडियोसिटी मीन्स कि जो क्रिटिसाइजिंग एंड डिसमिसिंग अदर्स अचीवमेंट और टैलेंट, मतलब कॉन्टीन्यूसली ये क्या करते हैं, अपने बारे में ही बात करते हैं, दूसरों से कोई उनको मतलब नहीं होता है, अपने टैलेंट के बारे में ही वो बातें करते हैं, ठीक है।
कैलस मीन्स क्या होता है कि नॉट केयरिंग अबाउट द फीलिंग्स और सफरिंग ऑफ अदर्स। सामने वाला पर्सन क्या फील कर रहा है, क्या सफ़र कर रहा है, उनको उससे कोई मतलब नहीं होता है। उन्हें सिर्फ अपनी टैलेंट से, अपने अचीवमेंट से मतलब होता है। अनइमोशनल ट्रेट्स जो कि मैं बता चुकी हूँ, डिसरिगार्ड फॉर अदर्स फीलिंग्स, एक्सेसिव नीड फॉर एडमायरेशन और सोशल आइसोलेशन। ओके, अब आते हैं हिस्टोरिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो दीज टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी जो होती है मार्क बाई अनस्टेबल इमोशंस, डिस्टॉर्टेड सेल्फ इमेज। डिस्टॉर्टेड सेल्फ इमेज का मतलब इट मीन्स हाउ दे सी देमसेल्व्स इन एक्यूरेट। Our self-image or self-concept not only includes our physical appearance but also the beliefs we have about our own ability, talents and values। मतलब कि सारी सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस पे ही नहीं ये डिपेंडेंट रहते हैं ये, बल्कि अपने एबिलिटी, टैलेंट्स और वैल्यूज़ पे ही रहते हैं। दूसरों के इमोशन से, दूसरों के टैलेंट से उनको कोई मतलब नहीं होता है। एंड ओवर ब्लेमिंग डिज़ायर टू बी नोटिस। ठीक है, पीपल विथ HPD ऑफ्टन बिहेव ड्रामेटिकली एंड इनएप्रोप्रिएट टू गेट अटेंशन। सिमिलैरिटी है बहुत सारी इन सभी जो क्लस्टर B के डिसऑर्डर्स हैं। तो इनके सिम्टम्स जो होते हैं वो देख लेते हैं। अटेंशन फ्रॉम अदर्स, ठीक है, ड्रामेटिकल ओवर ड्रामेटाइज इमोशन होता है, पुअर टॉलरेशन फॉर फ्रस्ट्रेशन, हाईली सेंसिटिव होते हैं टू डिसअप्रूवल और क्रिटिसाइज के लिए, अट्रैक्शन अटेंशन थ्रू फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी बताया कि फ़िजिकल के साथ साथ ही अपने टैलेंट, एबिलिटी और वैल्यूज़ और ड्रेसिंग स्टाइल और सेक्सुअलिटी को भी ज़्यादा अटेंशन देते हैं। रैपिडली चेंजेस एंड शैलो इमोशंस का मतलब है कि डू नॉट मैच इमोशन ऑफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनका इमोशंस नहीं रहता है। सजेस्टिबल, ओवरली ट्रस्टेड एंड ईजली स्वैड, एक्सेसली फोकस्ड ऑन फिजिकल अपीयरेंस। ठीक है, जैसा कि अभी मैंने बताया। सडन मूड स्विंग्स, फीलिंग डिस्कम्फर्ट व्हेन दे फेल टू अट्रैक्ट एक्सपेक्टेड अटेंशन। ठीक है, जो एक्सपेक्ट किया है कि हाँ मुझे ऐसी ही अटेंशन मिलनी चाहिए, उस तरीके की अटेंशन नहीं मिलती है तो डिस्कम्फर्ट फील करने लगते हैं ये। ठीक है, अब आते हैं क्लस्टर C पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे। तो ये डिपेंडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। फर्स्ट इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। इस टाइप की जो पर्सनालिटी होती है डिपेंड ऑन दियर ओपिनियन एंड जजमेंट। ठीक है, दियर इनसिक्योरिटी इन डिसीजन एंड लैक ऑफ सेल्फ स्टीम कैन मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर देम टू टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। हमेशा ये लोग क्या करते हैं कि दूसरों के ऊपर डिपेंड होते हैं। एक सिंपल से डिसीज़न को लेने के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ट्रबल फेस करते हैं ये। ठीक है, उसके लिए भी इनको बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी होती है। But with help, someone with a dependent personality can learn self-confidence and self-reliance। ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। इसके सिम्टम्स क्या हैं? अवॉइडेंस ऑफ पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, डिफ़िकल्टी बीइंग अलोन, फियर ऑफ abandonment and sense of helplessness when relationships end, oversensitivity to criticism, lack of self-confidence, okay, trouble making every day decision, urgently seek another relationship as a source of support when a close relationship ends, overly worried about being left to take care of himself or herself, क्योंकि ये दूसरों के ऊपर बहुत ही ज़्यादा ओवरली डिपेंडेंट रहते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर पे। अवॉइडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि अवॉइड करना, एनी बिहेवियर पीपल यूज टू एस्केप और डिस्ट्रैक्ट देमसेल्फ फ्रॉम डिफ़िकल्टी थॉट्स, फीलिंग्स एंड सिचुएशन। फॉर एग्जाम्पल, avoiding new job opportunity, career advancement, relationship, social situation, recreational activities and family get together। ओके, इसके सिम्टम्स देख लेते हैं।
avoids work related activities that involves much social contact because of fear of criticism, disapproval or rejection. ठीक है. Fears of shame and ridiculous lead to excessive Chinese within intimate relationship. Sorry, this is not Chinese, it's shyness within intimate relationship. Okay. And overly concerned with criticism and rejection in social situation. View self as social incompetent personally and appealing or inferior to other. Usually relocate to take personal risk or do new activities because of fear of embarrassment. ठीक है, इसकी वजह से ये अपने पर्सनल रिस्क को लेते हैं. ठीक है, अब ये हो गए सारे क्लस्टर ए, क्लस्टर बी, क्लस्टर सी विद सिम्टम्स मैंने एक्सप्लेन कर दिया है. ठीक है, और अब हम इसके ट्रीटमेंट ऑफ पर्सनालिटी डिसऑर्डर को डिस्कस करते हैं. तो फर्स्ट है CBT मतलब कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. इस थेरेपी के में आपको पता है कि कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियरल थेरेपी दो थेरेपी का इसमें कॉम्बिनेशन है. इस थेरेपी के थ्रू टीचिंग यू हाउ टू calm your mind and body and feel good. It also helps you to recognize pattern that make you angry, anxious or depressed. ठीक है. नेक्स्ट है टॉक थेरेपी. टॉक थेरेपी यूजुअली इसमें इम्पॉसिबल टू ट्रीट दैम विद एनी काइंड ऑफ टॉकिंग थेरेपी बिकॉज जब वो कुछ फील ही नहीं करते इमोशन तो उनको डायग्नोस करने में थोड़ी सी इम्पॉसिबिलिटी फेस करनी पड़ती है. बट कुछ ऐसे डिसऑर्डर होते हैं जिसमें ट्रीटेड विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड टॉकिंग थेरेपी मतलब मेडिकेशन और टॉकिंग थेरेपी दोनों समटाइम्स हेल्पफुल होती है. एंड लास्ट है फैमिली थेरेपी. पर्सनालिटी डिसऑर्डर में फैमिली थेरेपी बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है. यू नो दैट कि अगर किसी भी फैमिली पर्सन को इस टाइप के पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं तो उसमें फैमिली जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होती है उनके ट्रीटमेंट के लिए फैमिली थेरेपी. ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो. तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर फर्दर वीडियोज़. थैंक्स फॉर वॉचिंग.